अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। जाती उमरा की जाती हुकूमत, शहबाज शरीफ की जाती हुकूमत ने आवाम के लिए मज़ीद धमाके कर दिए हैं और इसमें इतना नुकसान हुआ है कि जिसको शायद बयान करना भी मुश्किल है। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले तो आवाम की सुनेंगे, फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक मईशतदान माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आवाम पे जो पेट्रोल बम गिराया गया है, इससे पहले बिजली के झटके भी दिए गए थे। तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर के हवाले से पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ताज़ा तरीन पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक झटका था। और इससे पहले बिजली के झटके भी एक हफ्ते के अंदर 7 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट के हिसाब से कीमतें बढ़ाई गई। सुनते हैं आवाम में जाती उमरा की इस जाती हुकूमत की इस पॉलिसी के बारे में और नए ऐलानात के बारे में क्या कहते हैं। पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये इतनी बढ़ा देते हैं कि हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अभी इनकी हुकूमत जा रही है, इनको चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे। ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, अगली बार इनको कौन वोट देगा। पेट्रोल डलवाते हैं तो घर का खर्चा नहीं चलता है। मार्केट में जाओ तो एक दिन टमाटर होते हैं 150 रुपये किलो, दूसरे दिन होते हैं 300 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। ऐसा नहीं पता ठीक है या गलत है, नून लीग ठीक है, पीटीआई ठीक है, मगर अवाम ने नजर जिस टाइम नून लीग सरो सरकल क्यों ये 1300 रुपया आटे न थैलाया तो उस टाइम आहने महंगाई मार्च करो जी, महंगाई मार्च करो। किराए हमारे मतलब आगे बढ़ रहे नहीं है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, पर ये भी आप देखें ना कि ये कौन कर रहा है, कब से शुरू हुआ है। जब से ये आया सारे महंगाई हर चीज डबल से भी ट्रिपल हो गया। अभी 20 रुपये और ज़्यादा महंगाइयाँ कर दी है, तो इसके अलावा हम इस हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। अवाम का नुकसान नहीं है कि ये पेट्रोल अभी जाते जाते आप महंगा कर रहे हैं, ये आपका अपना नुकसान है। कपड़े नहीं बुनवा सकते हैं, घर का आटा नहीं तोड़ सकता, सब्जी नहीं तोड़ सकती, क्या करें। जी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं, क्या हुकूमत ने अपने सियासी बुत पर पेट्रोल छिड़क के आग नहीं लगा ली? बात यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो उसका टैक्स का निज़ाम तो नहीं रहा, भत्ते का निज़ाम हो गया है। और हुकूमत जो भी आए, जिसकी भी आए, वो सब ने यही करना है, क्योंकि ये रियासत जो है, जो एक नॉर्मल रियासत होती है, वो टैक्स जमा करती है आवाम को सहूलत देने के लिए। वो पाकिस्तान वो रियासत अब नहीं है। टैक्स जमा किए जाते हैं हुकूमत के अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और आवाम की जो ज़रूरियात है वो तरजीहात में अब है ही नहीं। तो बंगाली साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आवाम के लिए ये मुसीबत है, ये हुकूमत की मजबूरी है? ये हुकूमत की मजबूरी इसलिए है कि हुकूमत अपने जो अखराजात है वो कम करने को तैयार नहीं है। उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो फौज के गैर दिफाई अखराजात है, उसमें वो बिल्कुल कमी करने को तैयार नहीं है। आवाम से की जेब से निकाल के खर्च करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या मखसूस इक़दामात हुकूमत कर सकती थी जो इसने नहीं किए और ये बोझ आवाम पे डल गया? तकरीबन 20 मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं, उसे बंद कर दें मुकम्मल वफाक के। सॉरी, और जो वफाक के 42 मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं इस्लामाबाद में, उसमें से आधे बंद कर दें, 20 बंद कर दें। फौज के जो गैर दिफाई अखराजात है उसको आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दें। तो जब अंदरूनी खसारा कम होगा तो मईशत को रिपेयर करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस वक्त तो नहीं शुरू हो रहा। तो ये हुकूमत ने इलेक्शन में जाने से पहले अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी आपके ख्याल में? क्या ये कामयाब सियासत है या ये नाकाम सियासत है, या इस बात का एतराफ़ है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कि अब शायद वो इलेक्शन में नहीं जा सकते और शायद इलेक्शन भी ना हो? क्या नॉर्मल प्रोसेस हो इलेक्शन का तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं, इस पे बहस भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो फैसले हैं रियासत के अब
इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में नहीं हो रहे हैं, वाशिंगटन में हो रहे हैं। तो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है उनको मना करने का। ये अब हमारी जो पॉलिसी के फैसले हैं वो वाशिंगटन, रियाद, अबू धाबी, बीजिंग यहाँ होते हैं। बेंगाली साहब, आप अगर मैं ये कहूँ कि बतौर एक मईशतदान आपके पास अगर इख्तियार होता तो आपने पहले तो इशारा किया कि जो आदि मिनिस्ट्रीज और डिवीज़न्स हैं उनको आप बंद कर देते और जो दिफा के अलावा जो अखराजात हैं उनको भी ख़त्म कर देते। तो इसके अलावा आपके ख्याल में एक साल की इस मुख्तसर मुद्दत में ये हुक्मरान इत्तेहाद ऐसा क्या कर सकता था कि आज ये तमाम बोझ जो है अवाम पे ना पड़ता, और ख़ास तौर पे जब IMF की डील भी पाकिस्तान की और रियासत की मजबूरी बन चुकी थी? देखिए, अगर आप जो मसला मईशत का है वो दो खसारे हैं। एक बजट का खसारा है जिसमें हुकूमत के अखराजात जो है हर $100 के रेवेन्यू पे $250 खर्चा है, $100 के एक्सपोर्ट पे $250 इम्पोर्ट है। ये मईशत कभी चली नहीं सकती। ये हम इसी तरह 20 साल से चलाते रहे हैं कर्जा लेके। अब वो कर्जा देने वाले तैयार नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे हुकूमत के अखराजात है वो वहाँ नीचे ले आए जो उनके रेवेन्यू है, आमदनी है, और इम्पोर्ट को हम कट करके नीचे ले आए जहाँ एक्सपोर्ट है। तो यहाँ से जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास IMF के साथ बार्गेन करने की एक पोजीशन होगी। इस वक्त तो हम सिर्फ डिक्टेशन ले सकते हैं, बार्गेन नहीं कर सकते। तो आपकी ये जो बहस चलती है आम तौर पे कि PTI कहती रही है हमारे दौर में मईशत बड़ी अच्छी थी, अब नून लीग कहती है हमने पाकिस्तान को बचा लिया है डिफ़ॉल्ट होने से, तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नज़दीक कौन सी सियासी जमात या कौन सी सियासी क़यादत जो है वो इन हालात में पाकिस्तान को माशी बहरान से बाहर निकालने की सलाहियत रखती है? खाली अब ये बिल्कुल अहम नहीं है कौन सी सियासी जमात क्या करेगी। पिछले 30 साल से जो भी हुकूमत आई, फौजी आई, सिविलियन आई, एक पार्टी की आई, दूसरी पार्टी की आई, सब एक ही काम करते रहे हैं। हुकूमत के अखराजात बढ़ाते रहे हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ाते रहे हैं और कर्जों पे गुजारा करते रहे हैं। इनमें किसी में कोई फर्क नहीं है। लफाजी सब मुख्तलिफ करते हैं लेकिन काम सब ने एक जैसा किया है। और हम मुल्क को अगर इस नुक्ते पे पहुंचाया है तो वो तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं जो पिछले 25-30 साल मुल्क में बरसरे इक़्तिदार रही है। तो अब इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने का क्या तरीका है? क्या इलेक्शंस जो और फौरी इलेक्शंस जो हैं इस माशी बहरान से बाहर निकलने का रास्ता है, या कुछ लोगों की राय में शायद फौरी इलेक्शंस इसका हल नहीं है? ये इलेक्शन तो होने चाहिए चूँकि जमहूरियत का तकाजा है। इसमें मईशत अगर ख़राब है तो ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, आईनी तकाजा है। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद लगती है कि जो इस वक्त जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं ये वो कोई चीज़ मुख्तलिफ करेगी। ये वही करेंगे जो पिछले 30 साल से होता रहा है। तो बेंगाली साहब, आपने कहा वैसे तो कोई भी जमात हुकूमत में होती तो शायद यही इक़दाम करती, मगर आपके ख्याल में फ़ायदा नहीं तो ज़्यादा नुकसान कौन सी हुकूमत ने पहुँचाया है पाकिस्तान की मईशत को, अगर पिछले 8-10 साल का अगर जायज़ा लें? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका कोई जवाब हो सकता है। ये तो है कि किसने हमारी पिटाई धूप में की और कौन छाँव में ले जाके पिटाई करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हम कह सकते हैं कि कोई हुकूमत बेहतर रही है या बुरी रही है। सब एक जैसी है। सब ने जो खसारा है, बजट का खसारा और बैरूनी तिजारत का खसारा बढ़ाया है और सब ने कर्जों पे गुजारा किया है और आइंदा भी लगता है कि ऐसे ही करने का इनका इरादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो IMF से डील हुई है इसको आप कैसे देखते हैं, और वाकई क्या इस डील की वजह से पाकिस्तान फौरी डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच गया है? देखिए ना, जब $3 अरब आए थे मेरा ख्याल है हमारे पास शायद 24 घंटे भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि हम कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका काम अब बहुत आसान हो गया है।
मुल्क की मईशत को नहीं चलाना है, तरक्की नहीं करनी है, स्कीम्स नहीं करनी है, तालीम और सेहत में कोई इजाफा नहीं करना है, एक काम है फाइनेंस मिनिस्टर का, कर्जा लेना है मजीद ताकि पुराने कर्जे वापस किए जाए, और अगर उसमें पूरा नहीं होता है तो मुल्क के असासे भेज दो, जो चीज बिक सकती है भेज दो। ये मईशत हमारा पूरा एक इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो यही है, जितना कर्जा ले सकते हैं लेते रहे कर्जे वापस करने के लिए, और अगर शॉर्टफॉल होता है तो असासे बेचो। तो शॉर्ट टर्म में IMF से डील हमारी ज़रूरत थी और मजबूरी थी। जी उस वक्त तो ज़रूरत थी, लेकिन होता ये चाहिए कि अगर हुकूमत के पास कोई कौमी मफाद का एजेंडा होता तो वो पहले अंदरूनी इस्लाहात करते ताकि IMF के साथ बात कर सके। हमारे सामने इंडिया का मिसाल है, 1991 में इंडिया भी इसी पोजीशन में था, लेकिन उन्होंने तय किया कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े पैमाने पे इस्लाहात की और 1991 के बाद इंडिया कभी IMF के पास नहीं गया, और इस वक्त 300 अरब डॉलर से ज़्यादा उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। हम तो 3 अरब पे खुश हो जाते हैं, वो भी कर्जा कशकोल में मिलते हैं 3 अरब, तो हम खुश हो जाते हैं। इंडिया के पास 300 अरब डॉलर के रिजर्व है, और 91 के बाद वो कभी IMF के पास नहीं गया। हम जब ये पैसे हमें मिल जाते हैं हम खुशी मनाते हैं और इस्लाहात को भूल जाते हैं। ठीक, अच्छा मुख्तसर 2 सवाल आखिर में डॉक्टर साहब, क्या आइंदा जो इंतखाबात हैं वो नई मर्दमशुमारी पे होना ज़रूरी हैं आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है कि आइन में जो लिखा है वो होना चाहिए। आइन में नहीं लिखा है कि किस मर्दमशुमारी के ज़रिए इंतखाबात होंगे, तो अगर इंतखाबात एक दिन भी डिले हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने आइन को सेट असाइड कर दिया, और अब जो जिसके दिल में चाहे जिस तरह भी हुकूमत चलाना चाहे चलाए। मैं नहीं समझता कि इस्लाहात को मुलतवी करने का, डिले करने का किसी हवाले से कोई जवाब बनता है। ठीक, और आखिर में डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे मुल्क में मईशत को बेहतरी लाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रमोट करने की बजाय रियासती इदारे खुद ही कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ हुकूमत को हमने देखा है कि वो ज़रई इनकलाब हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या मादनियात की तलाश हो, ये तमाम बड़े शोबे जो हैं ये सीधा सीधा फ़ौज के हवाले किए जा रहे हैं और फ़ौज को इन कारोबारी सरगर्मियों में शामिल किया जा रहा है। आप इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? एक मईशत में अंदर दूसरी मईशत या एक रियासत में दूसरी रियासत नहीं चल सकती है। जिस तरह इंसान के जिस्म में अगर कोई ट्यूमर है तो वो ट्यूमर सारी ग़िज़ा खा जाएगा और इंसान की बॉडी जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। पाकिस्तान का भी यही हाल मुझे नज़र आता है। जो मईशत के अंदर एक मईशत है और रियासत के अंदर एक रियासत है, वो पाकिस्तान की कौमी मईशत को खा जाएगा और पाकिस्तान का भी कोई सवालिया निशान होगा कि ये कितना इसको बर्दाश्त कर सकता है। और ख़ासकर जब ऐसी कारोबारी सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाने की भी फिर इजाज़त ना हो और फिर उसका ऑडिट भी ना हो और उसमें शफाफियत भी ना हो। जी बस ये रियासत ऐसे ही चल रही है आजकल। चल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ थे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल करीम सदीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और साकिब बशीर जो हमें बताएंगे तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के आज के ड्रामाई हालात के बारे में। एक ब्रेक के बाद साफ़ी प्रोग्राम में वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम सदीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और उनके साथ मौजूद हैं साकिब बशीर जिन्होंने आज तोशाखाना केस को भी कवर किया है। मगर बड़ी खबर आज की ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसमा शराजी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शंस में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो कहा जा रहा है कल तक बुला लिया जाएगा, उसमें नई मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार की मंजूरी दे दी जाती है, तो फिर आइन का ये तकाजा है कि जो भी इलेक्शंस होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मगर आइन का तकाजा ये भी है कि जब नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर हदबंदियों के लिए, डिलिमिटेशन के लिए मज़ीद 4 महीने दरकार हैं।
अब ये फ़ैसला मौजूदा हुकूमत तो नहीं करेगी कि आइंदा चंद रोज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, मगर ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ उछाला जा रहा है कि फिर इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि क्या नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ होनी हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। करीम सिद्दीकी साहब, आपको लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू से तो यही लगता है शहबाज शरीफ के कि वो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो कल हो रहा है उसमें नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर देंगे और आइन की जो शिक है उसके मुताबिक जो भी इलेक्शन होते हैं वो आखिरी नोटिफाइड मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो ये मामला लगता है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे या फिर ये मामला फरवरी मार्च में चला जाएगा। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में निगरान वज़ीर आज़म का नाम पर इख्तलाफ हो तो तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब करना होगा। फिर अब उसके बाद जो है ये ज़ाहिर है कि आइनी एक रिक्वायरमेंट है कि मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाए तो फिर उसके बाद डिलिमिटेशन का एक पहलू है और वो उसके अंदर एक मुकर्ररा वक्त है, तो ये भी आइन के अंदर ही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ उछाली जाएगी ताकि नए इलेक्शन अगर ताख़ीर होती है उसमें तो इल्ज़ाम PDM के हाथ पे ना आए, क्यों कहेंगे ना तो हमारा निगरान वज़ीर आज़म था ना हमने इलेक्शन में ताख़ीर की। इलेक्शन कमीशन ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जो कुछ कर तो जाहिर है। और वाक़तन हुकूमत का आइन के अंदर तो हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना तो 218 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। एनीवेज जो और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ा दी गई है, बिजली की कीमत 70 रुपये तक यूनिट आ गया है। मतलब अगर वाक़तन फौरी इलेक्शन होने हैं तो मेरा ख्याल है कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो आवाम को रिलीफ देती हैं। कभी ऐसे फैसले तो इस तरह के फैसले, अब ये दो चीज़ें हैं। अब या तो ये है कि आप अब अगर आप अपना वोट बैंक जो है या कैपिटल जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको अगर आप बर्नआउट इस तरह से कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई फिर हिकमत होगी, कोई ना कोई पीछे कमिटमेंट होगी। अब ये भी सवाल देखा जा रहा है, उठाया जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह से बैरूनी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान के इस जाती हुई हुकूमत के दौर के अंदर आ रही हैं और मुआहदे किए जा रहे हैं, तो क्या उनको क्या मैसेजिंग की गई है। तो फोकस जो है वो जाहिर है कि इकॉनमी है और इकॉनमी के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होगी, ठीक। और लेकिन आइन अपनी जगह है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अब ये देखें 12 अगस्त को हुकूमत तो नहीं होगी, 12 अगस्त की रात 12 बजे तक, तो फिर उसके बाद जो है ये सारा 90 दिन नहीं 90 दिन तब क्या, अगर 12 अगस्त से पहले वो मेरा 8 अगस्त को यही प्लान है कि 8 अगस्त को जो है वो ताकि 48 आवर्स के अंदर। तो क्यों आपको लग रहा है कि हुकूमत जा भी रही है और नहीं भी जा रही? हुकूमत जा रही है, पॉलिसियाँ यही रहेंगी और पॉलिसियाँ ये कि इलेक्शन फरवरी मार्च में होंगे और फिर उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन हदबंदियाँ भी करेगा और ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे जो शायद शहबाज शरीफ हुकूमत खुद अपने नाम और झंडे के साथ नहीं करना चाह रही। अब ये देखें ना कि जैसे IMF का प्रोग्राम है जो 9th रिव्यू है वो भी जाके मेरा ख्याल मैच्योर हो जाएगा मार्च या अप्रैल के अंदर नेक्स्ट ईयर, तीसरी किस्त के लिए। तो हाँ, तो अब वो भी एक आने वाली हुकूमत के लिए फ़ौरन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस वक्त जैसे कि मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने आपको IMF ने एक रिलीफ दिया है, लेकिन उसके बाद जब आप अगले 5 साल के लिए IMF के प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत के साथ आपको बाकी चीज़ें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी होंगी। तो ये तो एक पॉलिटिकल चलें एक सिनेरियो हो गया क्यों, लेकिन इस वक्त एक और कानूनी जंग जो लड़ी जा रही है वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जो हैं उनकी तरफ से तोशाखाना केस ट्रायल के हवाले से लड़ी जा रही है। उस पर हम चाहेंगे कि साकिब बशीर से अपडेट ले लें फिर, क्योंकि उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है जिस पे हम आपकी तरफ भी आएंगे। तो साकिब बशीर साहब, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने आज सुना है उन्होंने हल्फिया बयान देने से इनकार कर दिया है कि ओथ के ऊपर वो बयान नहीं देंगे। ये एक ऑप्शन होती है, मर्जी होती है मुल्ज़म की वो बयान हल्फ उठा के देना चाहता है या नहीं। मगर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जो कि अखलाकी तौर पे बड़े वाज करते हैं, बड़े हवाले देते हैं इस्लाम रियासत मदीना के, उन्होंने कसम उठा के बयान देने से इनकार किया कि हल्फ के ऊपर कोई बयान नहीं देंगे। इसकी क्या वजह है और ये इशू क्या था आज? उन्होंने ये कहा है कि मैं तो हल्फ पे के ऊपर जो है वो बयान नहीं दूंगा
लेकिन मैं गवाह ला रहा हूँ, क्योंकि गवाह जो भी आएगा वो हल्फिया बयान देंगे। मतलब उनके लिए गवाह हल्फ उठा के बयान देंगे। तो जो गवाह आएंगे वो तो हल्फिया बयान देंगे। तो इसमें जो आज डेवलपमेंट हुई है, जो बज़ाहिर लग नहीं रहा था, क्योंकि ख्वाजा हारिस का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो डिफेंस में कोई इस किस्म के विटनेस या डिफेंस नहीं लेते। तो शरीफ फैमिली के केसेस में भी इसी तरह ही हुआ था। तो इसमें ख्वाजा हारिस जो है वो शायद उनको ये लग रहा है कि इस हुकूमत के होते हुए कहीं जो है वो उनके खिलाफ फैसला ना आ जाए, क्योंकि 5 अगस्त एक डेडलाइन टाइप चीज़ जो है नज़र आ रही है। तो इसलिए उन्होंने डिफेंस लिया है और गवाहों की लिस्ट जो है वो कल अदालत ने कहा है कि आप प्रोवाइड करें। अगरचे वो साथ ही प्रोवाइड करनी होती है कि आपने क्वेश्चन अगर 34 सवालात के जवाब दिए तो अगला सवाल भी यही था, तो उसमें आपने फ़ौरन देनी होती है, लेकिन यह है कि नहीं दी। और बज़ाहिर अभी वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद कोई स्टे दे दे या हाई कोर्ट कोई ऐसी सिचुएशन बना दे। तो मैंने पूछने की कोशिश की कि गवाह हैं कितने, तो उसमें भी कोई 5, कोई 6, कोई 7। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर स्टे मिल गया तो वो गवाहों की लिस्ट बहुत कम हो जाएगी, अगर ना मिला तो फिर ये गवाह लाएंगे ताकि ये मामला लिंगर आना हो। अच्छा, आज के बयान में सबसे अहम बात की क्या है चेयरमैन PTI ने? वो तोशाखाना के बहुत से सवालात थे कि उन्होंने तहफ़ ख़रीदे और उनको जाहिर नहीं किया, फिर उससे हासिल होने वाली जो आमदन है उसको जाहिर नहीं किया। तो इमरान खान ने क्या एग्जैक्टली कहा उन तहफ़ के हवाले से और अपने असासों के हवाले से जो उन्होंने जाहिर नहीं किए? या वो इमरान खान साहब की ज़ुबान में कि इमरान खान साहब ने तलाशी दी और रसीदा कर कोई रसीदा दी? वो ज़्यादातर जो है वो टेक्निकलिटीज़ पे रहे हैं कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे डाला है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर मुझ पे ये एलेज किया है तो इसका कोई सबूत लेके आते, कोई गवाह लेके आते, और उस तरह मिस स्टेटमेंट या मिस डिक्लेरेशन पे उन्होंने कहा है। ख़ास तौर पर जो बड़ी अमाउंट है, घड़ी की जो अमाउंट है, वो भी उन्होंने कहा है कि जो हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए थे और वो वहाँ पे हमने जाहिर की थी, इन गोशवारों में नहीं की। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में हुए, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि मेरे जो अकाउंटेंट हैं वो सारे मामलात ये देखते हैं, और उन्होंने मतलब इस तरह जिस तरह बेहतर समझा उन्होंने ये कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में ये जो मौजूद थी, बाकी टेक्निकलिटीज़ में उन्होंने फ़र्द जुर्म का ये कहा कि मेरी मौजूदगी फ़र्द जुर्म नहीं लगी, प्लीडर जो मेरी मर्जी से नहीं, लेकिन उन्होंने एक और भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म खुद जाके तो मैंने तहफ़ नहीं बेचे, मेरे तहफ़ तो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी बेचते रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो उन्हें भी बुला लें। तो ये अजीब सी कप्तान साहब की ये कोई माइंडसेट नहीं है कि हर इल्ज़ाम अपने मतहतों पे डालें? इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे कर चुके हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो तहफ़ बेचे गए हैं, क्योंकि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे हैं और उस वक्त ब्रिगेडियर थे, और आजकल जो है मेजर जनरल लिखा गया है इसमें कि मेजर जनरल है वो, तो उनको अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट जो है वो बुला दे एज ए कोर्ट विटनेस की। मतलब एक प्रोसिक्यूशन विटनेस तो एक डिफेंस विटनेस है, अगर कोर्ट विटनेस बुलाए। अच्छा, खान साहब ने अपने जो विटनेस लिस्ट है शायद उसमें उनको नहीं रखा, लेकिन कोर्ट को ये कहा है कि अगर आप समझते हैं कि बुला के पूछ लें उनसे, और उसके बाद अगर वो आते हैं विटनेस बॉक्स में तो उनकी बयान होगा और उस पर फिर जरा भी होगी और सारी चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी। लेकिन कल 8:30 बजे का टाइम कोर्ट ने दिया है कि आप लिस्ट ले आएँ प्राइवेट विटनेस की, और अगर सरकारी हैं तो उनका एक थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन प्राइवेट विटनेस आप लेके आएँ और कल ही ताकि हम जो है शुरू करेंगे। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि खान साहब एक बार फिर वर्दी के पीछे छुपना चाह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ना उनको बुलाया जाएगा और ना मुझे कुछ होगा। उनके जहन में तो यही है। मगर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें हैं, उनमें से एक नई दरख्वास्त एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दायर की और कहा कि फुल कोर्ट यानी कि 16 जजेस जो इस वक्त हैं उन पर मुश्तमिल एक बनाई जाए जो कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत करे। मगर दरख्वास्त गुज़ारों ने बशमूल बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन और उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा, आबिद ज़ुबैरी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और शोएब शाहीन और दीगर दरख्वास्त गुज़ारों ने मुखालफत की है और कहा है कि इस मौके पर यह एक ताख़ीरी हरबा लगता है। तो इस हवाले से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। कयूम सदीकी साहब तहरीक इंसाफ तोशाखाना ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई कि इसको रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिया कि हम इसको सुनेंगे, और अब सुना है कि 3 अगस्त यानी कि परसों के लिए वो मुकर्रर है। मगर इस दौरान जो अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आ गए और सुप्रीम कोर्ट में आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही कल दायर हुई, उस पर नंबर भी लग गया
और अब बेंच भी बन गया जो कि कल जैसे याया अफरीदी, जैसे मुसर्रत हलाली, जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल ये बेंच बना है। तो क्या लग रहा है कि इस मामले में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कल कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए मतीउल्लाह जान, इससे पहले भी जब जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का बेंच था, उसमें भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ आए थे, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें थी उनका ये लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा, एक तो उनकी दरख्वास्त इन्फेक्चुअस हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने जाके नीचे कोर्ट के अंदर ज्वाइन कर लिया था और फिर उसके बाद वो था, लेकिन उनकी दरख्वास्त ये थी कि जनाब उनकी जो स्टे की है, ट्रांसफ़र ऑफ केस की है और जज साहब के कंडक्ट के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो सारी इकट्ठी करके लगाई जाएँ। अब वो जो है हाई कोर्ट ने वो तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो इकट्ठी करके लगा दी। अब उसमें इनकी स्टे की भी थी, दरख्वास्त के ट्रायल को स्टे कर दिया जाए, तो उस पर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया और इनको तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा समात के लिए लगा दिया। अब स्टे इनको तो नहीं मिला है, तो इसलिए जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। तो जो हमने पिछली मरतबा भी देखा था और वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि हम ना तो स्टे करेंगे, ना हमारी ये जुरिस्डिक्शन है, ये इख्तियार समात नहीं है। अब अपील की सूरत में वहाँ पे गए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो अदालत अपील की स्टेज के ऊपर जाके एक ऐसा ट्रायल जिसका 342 का स्टेटमेंट भी हो चुका हुआ है उसके अंदर कोई मुदाखलत करेगी या वो जो है कोई इस ट्रायल को स्टे करने। और वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो परसों के लिए लगा सारी दरख्वास्तें। हाँ, तो ये वो यही कहेंगे कि आप जाएं, अब हाई अगर कोर्ट कल के फैसले के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट आइएगा। स्टे नहीं करती तोशाखाना ट्रायल में, तो कल तोशाखाना ट्रायल भी जारी रहेगा और इमरान खान को वहाँ भी तलब किया गया कल भी। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को कल तलब किया गया है 8:30 बजे, लेकिन वो लाहौर जो है वो पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो स्टे तो जब तक कि कोई स्टे का ऑर्डर नहीं आता, अब कोर्ट बिल्कुल वो देखती भी नहीं कि जब तक कि वो ऑर्डर आएगा कुछ स्टे का तो हम रोक लेंगे। रोजाना समाअत हो रही है 8:30 से 3:30 बजे तक। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं पेश होंगे, इसका मतलब है बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो जो है वो नहीं। तो लेकिन लास्ट टाइम तो पेशी जरूरी थी क्योंकि उस वक्त तो जमानत का खत्म हो चुकी थी। वो तो वो अब्दुल रज़ाक शर के केस के अंदर नहीं, वो डिफरेंट है, ये अपील है, ये क्योंकि अपील है तो इसमें जरूरी नहीं है। नहीं, पिछले तोशाखाना केस में 26 जुलाई को वो पेश हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी, तोशाखाना में भी वो पेश वो जरा थोड़ा सा इसका मतलब है वो मायूस हो चुके हैं। मायूसी गुनाह है मेरे ख्याल में, तो वो अब लाहौर चले गए शायद इस वजह से। करीम साहब, ये जो फौजी अदालतों के मामले में अचानक से एडवोकेट फैसल सदीकी साहब की दरख्वास्त आ गई है कि चूँकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को नहीं मान रही जब तक फुल कोर्ट नहीं होगा, तो इसलिए जो 6 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल की सरबराही में, इसको चाहिए कि फुल कोर्ट बना दे, वरना ये जो भी फैसला देंगे फौजी अदालतों के मामले पे, इस फैसले को भी हुकूमत नहीं मानेगी और सुप्रीम कोर्ट की मजीद जो है तौहीन होगी। तो इसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बना दे ताकि उसके फैसले माने जाएं। तो बज़ाहिर तो ये बड़ी अजीब मज़ाक़ा खेज़ सी मंतक है, लॉजिक है, मगर बदकिस्मती से हक़ाइक़ भी यही है। 14 मई का फैसला पंजाब में इलेक्शन का नहीं माना गया, तो ये कल तक का फैसला महफूज किया गया है। तो क्या फैसला आने जा रहा है कल, क्या फुल कोर्ट बनेगी? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो है वो फैसल सदीकी एडवोकेट की इस मरहले के ऊपर दरख्वास्त आना भी एक जो है वो, क्योंकि पहले हालांकि एतजाज़ एहसन साहब भी और बाकी लोग भी जो है दरख्वास्त को जिंदा वो फुल कोर्ट बनाने के लिए कह रहे थे, अब वो इस मरहले के ऊपर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, आगे बढ़ चुका है मामला। तो अब जो है वो जो मेरा ख्याल है, जो ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है ये बहुत अच्छी बात हो, ये मेरी ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट बन जाए, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं उनको देखते हुए लगता है कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी और शायद कल का जो फैसला है वो इख्तलाफी फैसला होगा। इख्तलाफी से मुराद कितना? इख्तलाफी से मुराद के कोई जज साहब जो हैं वो कहेंगे कि फुल कोर्ट बननी चाहिए थी और कुछ जो अक्सरियत है वो कहेगी कि नहीं। और अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाएगा और चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल कितने जल्दी इस केस का फैसला सुना सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर तो फुल कोर्ट बनती है तो फिर मेरे ख्याल के अंदर वो फिर एक जो ट्रायल कमेंस होने के हवाले से एक हुक्म इम्तना जो है वो आ सकता है। अच्छा, वो क्या होगा? मतलब कि ट्रायल नहीं शुरू किए जाए जब तक कि फुल कोर्ट जो है वो फैसला नहीं करती है,
ठीक है। मगर बैरिस्टर एतजाज़ ने यह भी कहा है कि अगर सिविलियंस जो कि तहवील में हैं फ़ौज की, उनको अगर वापस सिविलियन हुकाम की तहवील में दे दिया जाए तो फुल कोर्ट पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, बात यह है कि जो उसकी बुनियाद यही है ना कि वो ये कहते हैं कि जो कमांडिंग ऑफिसर ने जाके ATC जज के सामने कहा कि फ़लाँ लोग हमें चाहिए और उसकी रीजनिंग के बगैर ऑर्डर आए हैं, तो कानूनी तौर के ऊपर तो ये है कि अगर वो उस फैसले से मुतासिर हैं तो उसकी रिवीजन के लिए जो है वो जाते। अब कितने लोगों ने चैलेंज किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह से नहीं है वो, तो मामला जो है वो गंभीर है। और दूसरी तरफ अदालत, बंदयाल साहब जो हैं वो कह चुके हैं हम वायरिस को नहीं देख रहे हैं, वायरिस में तब जाएं जब फुल कोर्ट हो या 9 से बड़ा बेंच होगा। तो अब देखना ये है कि फुल कोर्ट बनती है या वो उन जज साहिबान जो पहले कह चुके हैं हम नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद भी तो अगर 16 में से 3 जज साहिबान जो हैं वो जो रिक्यूज़ किए हैं या वो उसमें हैं, तो बाकी 13 जज साहिबान तो बचते हैं। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, जो फौजी अदालतों के जो भी फैसले होते हैं तो उनको आमतौर पर हाई कोर्ट में भी रिट की सूरत में चैलेंज किया जाता है, तो क्या एक्सपीरियंस है कि जब रिट में फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में लोग आते हैं तो किस किस्म का उनको रिस्पांस मिलता है वहाँ? एक तो रीजनिंग नहीं होती, जितने भी मतलब फैसले हाई कोर्ट में आए हैं मैंने देखा है कि रीजनिंग नहीं होती। रिसेंट पास्ट में मेजर मेहदी आई थिंक कि उनके बेटे का मामला था, जो अभी अस्करी मेहदी, वो अभी उनके बेटे का उनके बेटे ने कोई जो साबिक आर्मी चीफ उनको और कोर कमांडर्स को खत लिखे थे और अभी जो है वो बाहर भी आ चुके हैं, तो उनका मामला था। और उसमें भी मुझे यही पता चला कि बिल्कुल रीजनिंग नहीं थी, बस सिर्फ गिल्टी डिक्लेयर किया और उसके बाद उनको हाई कोर्ट में भी एक क्लोज डोर प्रोसीडिंग। जी, हाई कोर्ट में भी बताने लगा था कि हाई कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती रही हैं, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग चलती रही। और उसमें भी एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था कि जो उन्होंने चैलेंज ये किया हुआ था कि मजिस्ट्रेट उनके हवाले नहीं कर सकता। उन्होंने जब हवालगी मांगी तो वो हवाले नहीं कर सकता, तो जो सिंगल बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर खान, उन्होंने हवालगी दे दी, उन्होंने कहा वो कर सकता है मैं उनके ना। तो डबल बेंच में वो चैलेंज हुआ, उस पर प्रोसीडिंग्स हुई लंबी चौड़ी, फैसला 3 माह से जो है वो महफूज भी था। तो उसमें आखिर में फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, शायद के उधर से इशारा हुआ कि आपको रिलीफ हम वैसे कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है, और ये तकरीबन 20 मई के आगे पीछे ये विड्रॉ 20 या 28 मई, तो वहाँ पे अगर कोई फैसला आ जाता कि मजिस्ट्रेट की हवालगी नहीं हो सकती तो वो सारा इफेक्ट आ जाता है इधर के, ये तो हवालगी नहीं हो सकती। तो ये जो वहाँ पे देखा है मैंने कि इन कैमरा प्रोसीडिंग और दूसरा ये है कि रीजनिंग नहीं है। और किसी भी अच्छा बड़ी बड़ी जजमेंट्स आती हैं मर्डर के दूसरे, उनकी रीजनिंग जब लिखी होती है तो वो रीजनिंग में भी कहीं पे भी को थोड़ा बहुत भी फ़र्क हो, मसला हो, तो उसकी बुनियाद पे भी मुल्ज़मान को रिलीफ मिल जाता है। तो अगर रीजनिंग हो ही ना तो फिर मेरा ये ख्याल है मेरे ख्याल में कहीं किस किस्म का अल्टीमेटली अगर ये फुल कोर्ट नहीं भी बनती तो कुछ ना कुछ ऐसे फिल्टर्स तो लगाए जाएंगे, जैसे रीजनिंग देना, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अश्योर भी किया। आज तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बताया भी कि 102 लोग जो हैं वो केस ऑफेंस के अंदर, और वो तफसीलात भी सारी दे दी हैं केस ऑफेंस में और क्या है इसमें। एक और चीज़ है उसमें, हाँ जी बोलिए। तो वो अब अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत को अश्योर किया हुआ है कि जो अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी, रीजनिंग भी दी जाएगी और डिफेंस के लिए उनको सारे कागजात भी फराहम किए जाएंगे। तो वो सारी जो उसके अंदर जो सेफ गार्ड्स मांगे थे कि अब जो मुल्ज़मान हैं जो कस्टडी में हैं, फ़ौजी हिरासत के अंदर हैं, उनको उनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त भी दी जा रही है। लेकिन देखना यह है कि अब फुल कोर्ट अगर बन जाती है कल फैसले में, तो क्या फुल कोर्ट फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की उस मतनाज़ा शिक का भी जायज़ा ले सकेगी और ये कह सकेगी कि ये आर्मी एक्ट की जो शिक है यही आइन से मुतसादिम है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सोचना होगा कल किसी भी फैसले से पहले। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।